हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे पहले कि बेटा हम ये चैप्टर स्टार्ट करें तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन एटम। तो आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा एटम क्या होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, which cannot be further subdivided is called एटम। ठीक है, तो अब एटम के बारे में पहले हम यही मानते थे कि कोई भी सब्सटेंस हो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते इनटू स्मॉलर पार्टिकल, उसको बोलते हैं हम एटम। ठीक है, तो पहले हम ये सब मानते थे कि भाई एटम सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का। लेकिन क्या हुआ बच्चों, जैसे धीरे धीरे हमारी डेवलपमेंट होती गई साइंस के अंदर, तो हमने सबसे पहले क्या डिस्कवर किए, सबसे पहले डिस्कवर हुए फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले हम मानते थे कि एटम किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड एटम। लेकिन जब टाइम के साथ साथ जब फर्दर डेवलपमेंट हुई तो हमने डिस्कवर किए फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो हमें ये पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल्स। और एटम किससे मिलके बना होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके एटम बना होता है। फॉर एग्जांपल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो जैसे ही हमने इनकी डिस्कवरी की फंडामेंटल पार्टिकल्स की, तो ये पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर भी और सारे एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको बोलते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब एटम के बारे में हमें पता चल गया। तो अब जैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई तो एक नई प्रॉब्लम सामने आने लगी कि एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं तो उनका अरेंजमेंट क्या है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड द एटम, हाउ द फंडामेंटल पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इनसाइड द एटम। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आए जिन्होंने अपने अपने मॉडल बताए कि एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स का किस टाइप से अरेंजमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जे थॉमसन नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन। ठीक है, आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा। उन्होंने अपना एक एटम के लिए एक मॉडल दिया था जिसको वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड दिस इन योर लोअर क्लासेज, वाटरमेलन मॉडल। और वाटरमेलन मॉडल क्या बताता था कि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और जो एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। The whole positive charge is uniformly distributed over the atom and electrons are embedded inside the atom, and the electrons which are negatively charged are embedded inside the atom। या इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। ये जो पुडिंग होती है एक डिश होती है जर्मनी में। ठीक है, जैसे केक के अंदर जो चेरी लगी होती है उस टाइप की एक डिश होती है, जर्मन डिश है। ठीक है, इसे तो ये जो मॉडल था हमारा, इसको वाटरमेलन मॉडल बोला गया या इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया, या सिंपल वे में जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था जिसने ये बताया कि एटम स्फेरिकल है और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नेगेटिवली चार्ज जो भी पार्टिकल है या एटम के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स
की फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एम्बेडेड है इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है। और ये देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन को कट करते हैं तो रेड वाला पार्ट हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है जो पूरे में फैला हुआ है, और जो उसके ब्लैक सीड्स होते हैं दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, दे आर एम्बेडेड इनसाइड द पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो ये था हमारा जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। लेकिन हर एक मॉडल का, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो भी एक मॉडल दिया गया उसके अंदर कुछ कमियां थी, इसीलिए उस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये जे थॉम्सन का जो मॉडल था ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, जे थॉम्सन ने अपना मॉडल बता दिया तो उसकी कुछ कमियां थी, जैसे एक तो ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा क्या था, रदरफोर्ड मॉडल की जो भी फाइंडिंग्स थी, फाइंडिंग्स को ये सपोर्ट नहीं करता था। थर्ड क्या था, इट डज नॉट टॉक अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी को नहीं बताता है, रदरफोर्ड के मॉडल की जो भी फाइंडिंग्स थे उनको सपोर्ट नहीं करता है, इट डज नॉट टॉक अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एटम के अंदर एक छोटा न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर एक बहुत ही स्मॉल साइज का एक न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इनको कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। वोल मास जो होता है, वोल मास ऑफ द एटम इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन अराउंड द रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, ठीक है। एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से काफ़ी बड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें रदरफोर्ड ने बताई अपने मॉडल के बारे में, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो इसकी लिमिटेशन थी, दैट इट डज नॉट टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, it does not talk about the stability of atom, or it cannot explain the stability of atom, it cannot explain the stability of atom। ऐसा क्यों कह रहे हैं बेटा, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है। तो जैसे ही जब रदरफोर्ड ने अपना ये मॉडल बताया था, उसी टाइम पे मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं मैक्सवेल थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। और मैक्सवेल ने क्या बताया था कि जब भी किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है, जब भी किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है, तो धीरे धीरे जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी, और वो धीरे धीरे अपोजिट चार्ज वाला जो पार्टिकल है उसके वो नज़दीक आने लग जाएगा, और अल्टीमेटली वो उस
पार्टिकल के अंदर जाके ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने। तो अब क्या हुआ, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में अब रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जैसे मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अब ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, तो धीरे धीरे अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और ये इस तरह स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व करता करता हुआ अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जाके ड्रॉप हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ड्रॉप होगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी रदरफोर्ड का मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एटम का मॉडल दिया, नील्स बोहर। ठीक है, जो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था, ये इस पूरा थ्योरेटिकल मॉडल था। नील्स बोर का एटम का जो मॉडल था ये पूरा थ्योरेटिकल मॉडल था। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा हद तक एटम को एक्सप्लेन किया था वैसे तो, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं था इस मॉडल के पीछे। ठीक है, तो नील्स बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus, revolve around the nucleus in a fixed circular path, in a fixed circular path which are called orbit, जिनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ऑर्बिट के बारे में बताया नील्स बोर ने। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तक उसकी एनर्जी ना तो डिक्रीज होगी ना ही एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी। इट मींस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है जब वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसीलिए इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस सेकंड वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट है। ये अगर पहले वाले में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब जब तक ये रिवॉल्व करेगा इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये न्यूक्लियस के नजदीक नहीं जाएगा, जैसे रदरफोर्ड के मॉडल में हो रहा था। ठीक है, नील्स बोर ने इन ऑर्बिट्स की एनर्जी को क्या मान लिया, फिक्स मान लिया। ठीक है, तो ये बताया था। और तीसरा ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, अगर इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी प्रोवाइड करवा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसको अगर हमने एनर्जी दे दी तो ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में मूव करके चला जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी हायर ऑर्बिट में स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए वो हायर ऑर्बिट से वापस लोअर ऑर्बिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने 11th क्लास में डिस्कस की होगी, तो इसको एक बार जाके बुक से ज़रूर देखना है। ठीक है, लेकिन जो बोहर का मॉडल था उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो क्या लिमिटेशन थी, तो सबसे पहला जो लिमिटेशन था, बोहर ने जो भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया था दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन एटम, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बेस पे दिया था।
ठीक है, तो इसकी सबसे जो मेन लिमिटेशन थी वो ये थी, इट डज नॉट अप्लाई टू द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एटम। इट डज नॉट अप्लाई, इट डज नॉट अप्लाई ऑन द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, एक तो ये थी, और दूसरा इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स combines, why atom combines to form molecules, why atom combines to form molecules। तीसरा ये था कि थर्ड, when atoms are placed under the magnetic field, when atoms are placed under the magnetic field, then their spectral lines gets splitted into, this is called Zeeman effect, कि अगर हम किसी एटम का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर रहे हैं और उस एटम को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख देते हैं, तो उस एटम की जो भी लाइंस आएंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, वो स्प्लिट हो जाएगी। एक लाइन से 2 लाइन बन सकती है, ये एक लाइन से 3 या 4 लाइन बन सकती है। ठीक है, इस टाइप से स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो ये फिनोमेना हो रहा था, उसको क्या बोला गया? जीमन इफेक्ट। ठीक है, तो ये बोर का जो मॉडल था वो जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसी टाइप से एक होता है स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, यहाँ पे कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग हो जाती है, उसको भी बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस थी बोर के मॉडल की। लेकिन अभी जो हम मॉडल प्रेजेंटली जो हम जिस मॉडल को कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। अभी जो हम मॉडल को एक्चुअल में जो मॉडल एटम को एक्सप्लेन करता है प्रेजेंटली, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, ये मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स। इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स। और पहले जितने भी हमने मॉडल डिस्कस किए हैं, दे वर बेस्ड ऑन द क्लासिकल मैकेनिक्स। They were based on the classical mechanics। ठीक है, तो जो अभी हम प्रेजेंटली एटम का जो सक्सेसफुल मॉडल जिसको हम मानते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। और प्रीवियसली जितने भी हमने एटॉमिक मॉडल डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल बोर मॉडल, दैट वाज बेस्ड ऑन द क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोर के मॉडल के बाद डायरेक्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जो कंसेप्ट है वो आ गया था। बोर मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल
जो एटम का है उसके आने के बीच में दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी जिसने पूरी जो हमारी साइंस है उसको चेंज कर दिया था। क्या है वो दो डिस्कवरीज? सबसे पहले थी डी ब्रोगली मैटर, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स, या इसको ड्वेल नेचर ऑफ मैटर भी बोलते हैं, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली नाम से साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैटर का क्या नेचर बताया? ड्वेल नेचर होता है मैटर का। ड्वेल नेचर का मतलब मैटर के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है, और पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये मेन डिस्कवरी थी। ठीक है, दूसरा था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये टू इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज थी जिसने पूरा एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में काफ़ी हेल्प की, जिसकी इन दोनों डिस्कवरीज की वजह से ही हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिस्कवर हो पाया। ठीक है, तो ये दो डिस्कवरीज आपको पढ़नी है, हमारे सिलेबस में है। तो अभी हम वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डी ब्रोगली ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। इसके पीछे क्या था बेटा कि सबसे पहले जो न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल, कि जो लाइट है उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं कॉर्पुस्कल्स। ठीक है, लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड कॉर्पुस्कल्स। ठीक है, लेकिन पहले तो लाइट का हम क्या केवल कौन सा नेचर मानते थे? वेव नेचर मानते थे। ठीक है, लेकिन पार्टिकल नेचर मानते थे हम पहले लाइट का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे ही आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये फिनोमेना जब डिस्कवर हुए तो हमें क्या पता चला? ठीक है, ये फिनोमेना क्या बताते हैं? लाइट का वेव नेचर बताते हैं। पहले हम न्यूटन ने क्या बताया था? लाइट का क्या नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, और जब ये फिनोमेना डिस्कवर हुए कि दैट लाइट शोज इंटरफेरेंस, लाइट शोज डिफ्रैक्शन, तो इसका क्या पता चला कि भाई जो लाइट है दैट लाइट शोज वेव नेचर ऑल्सो। ठीक है, पहले न्यूटन ने बताया पार्टिकल नेचर, लेकिन इन दोनों फिनोमेना को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें क्या मानना पड़ता है कि लाइट का कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। बाद में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम पढ़ते हैं, तो अब इन दोनों ही फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कौन सा नेचर मानना होता है? लाइट का पार्टिकल नेचर। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कौन सा नेचर मानना पड़ता है? वेव नेचर। तो डिलेमा ये थी कि एक्चुअल में लाइट का पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है। ठीक है, तो बाद में ये माना गया कि भाई लाइट हैज ए ड्वेल नेचर। लाइट का कैसा नेचर होता है? ड्वेल नेचर होता है। लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट के अंदर वेव नेचर भी होता है। ठीक है, तो ये तो अभी जितना हमने बात किया था ये किसका है? लाइट के बारे में है।
ठीक है। लेकिन जब बाद में फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। तो इनके अंदर केवल कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। बोर का जो मॉडल बेस्ड, पूरा जो बोर का मॉडल था, दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बोर ने जो अपना मॉडल दिया, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, पार्टिकल माना था। इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, बोर ने पार्टिकल माना था, ठीक है। तो दिक्कत ये आ रही थी कि जितने भी अभी मॉडल हमने पढ़े हैं, उन सभी में इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया था, पार्टिकल माना गया था। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर या कोई भी जो पार्टिकल होता है, उसके अंदर केवल पार्टिकल नेचर नहीं होता है, उसके अंदर वेव नेचर भी होता है, ठीक है। एवरी पार्टिकल हैज ए वेव नेचर एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है, एंड वेव नेचर भी होता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। इसने ब्रॉडली क्या कहा, एवरी मैटर हैव वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। हर एक मैटर के अंदर वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। तो आपको पता चल गया कि लाइट के अंदर वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। इट मींस लाइट हैज ए ड्वेल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इसी टाइप से डी ब्रोगली ने ये बताया कि जो भी मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, उसके अंदर कौन सा नेचर होता है, ड्वेल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी, ठीक है। तो अब इसकी डी ब्रोगली की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये क्या कहता है, एवरी मैटर हैव वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ठीक है। और डी ब्रोगली ने क्या बताया कि किसी भी मैटर के साथ, किसी भी मैटर का अगर पार्टिकल नेचर है वो तो हमें पता ही है, उसको देख सकते हैं, ठीक है, पार्टिकल नेचर तो हमें क्लियरली पता है। लेकिन किसी भी मैटर के अंदर जो वेव नेचर है, तो उस वेव नेचर की वजह से उस मैटर के अंदर कुछ वेवलेंथ भी होनी चाहिए। और उस वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का, वो डी ब्रोगली ने क्या बताया, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू पी, दैट इज मोमेंटम। एम वी इज इक्वल टू पी, जिसको मोमेंटम बोलते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। तो ये है डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं ड्वेल नेचर ऑफ द मैटर, कि मैटर में वेव नेचर भी होता है और मैटर के अंदर पार्टिकल नेचर भी। और उस वेव नेचर को कैलकुलेट करने के लिए, उस वेव नेचर की वजह से जो वेव जनरेट होती है उसकी वेवलेंथ को पता करने के लिए डी ब्रोगली ने फॉर्मूला दिया, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। अभी हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ द डी ब्रोगली इक्वेशन, ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है ये कैसे आई है, ठीक है।
डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए फोटोन ऑफ लाइट, लेट अस कंसीडर ए फोटोन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहला हम मानते हैं इफ फोटोन is considered, if photon is considered to have particle character, if photon is considered to have particle character, then its energy is given by, then its energy is given by Einstein equation, Einstein equation। ठीक है, और आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बताती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एम यहां पे क्या है, मास ऑफ द फोटोन, मास ऑफ द फोटोन। सी क्या है यहां पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद अब इधर हम देखते हैं इफ फोटोन इज कंसिडर्ड टू हैव wave nature, if photon is considered to have wave nature, then energy of photon is equal to h nu. This is according to Planck's quantum theory. This is according to Planck's quantum theory। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो इस दिस इज इक्वेशन 2, दिस वन इज इक्वेशन 1। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब फोटोन है, उसकी एनर्जी अगर पार्टिकल नेचर माना तो ये एनर्जी होगी, और वेव नेचर माना है तो मैंने ये एनर्जी होगी। और अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वली पुट कर देंगे, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और ये आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा है दैट फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, सी अपॉन लैम्डा। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, एच सी अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर, और लैम्डा को इधर ले गए और ये एच अपॉन एम सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। सी आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एम क्या है, मास ऑफ द फोटोन, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे एच क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हमने माना था फोटोन, जिसकी वेलोसिटी किसके इक्वल है, सी के इक्वल। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो इन जनरल हमने फोटोन के लिए माना है। ठीक है, ये किसके लिए, फोटोन के लिए। इफ द पार्टिकल, इफ एनी पार्टिकल, ऐसे लिख लेते, इफ एनी पार्टिकल
ऑफ मास m is moving with velocity v, then equation 3 becomes lambda is equal to h upon mv, और इसको हम बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो ये था डेरिवेशन। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप फोटोन को कंसीडर करके एक बार उसका वेव नेचर लेना है और एक बार इसका पार्टिकल नेचर लेना है, तो ये हम डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है relationship between kinetic energy and wavelength of a moving particle, ठीक है, of a moving particle। ठीक है, तो यहां पे फिर मान लेते हैं लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, then kinetic energy of the particle will be हाफ एम वी स्क्वेयर। ये आप सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वेयर। ये इक्वेशन 1 हो गया। और डी ब्रोगली इक्वेशन इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, या पहले अभी ये हाफ एम वी स्क्वेयर है, यहां से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है, यहां पे लिख देंगे पुट इक्वेशन 2 इन डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, अब लैम्डा इज इक्वल टू एच एम और वी की वैल्यू ये है हमारी अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं हम अगर इधर ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम, इसको सोल्व करेंगे तो ये इधर क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, और ये पूरे का क्या आ जाएगा अंडर रूट। इसको और अच्छे से, ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन, पुट इक्वेशन 2 इन डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो यहां से ये v की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच एम अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं हम, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। ठीक है, ये हमारा बन जाता है फाइनल फॉर्मूला। ठीक है,
तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, हाँ सॉरी, ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, या रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद अभी हम देखते हैं significance of डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, कि जो भी ये डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। डी ब्रोगली क्या कह रहा है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, h क्या है, कांस्टेंट, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहां पे कि h तो हमारा कांस्टेंट है, तो लैम्बडा किसके इक्वल होगा, लैम्बडा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखते हैं कि अगर कोई स्मॉल पार्टिकल है, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद वेलोसिटी, सॉरी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका मास बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक है तो उसका मास क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और ये मास कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लैम्बडा विल बी हाई, ठीक है, वेवलेंथ उसकी क्या होगी, हाई होगी। लेकिन फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है, फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लैम्बडा विल बी वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल, और नेग्लिजिबल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये जो कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर जो वेव नेचर होगा, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो केवल किसके केस में ही ऑब्जर्व करने लायक होगी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में। अगर पार्टिकल हमारा कैसा है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो उसकी जो वेवलेंथ उसके साथ होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी या फिर वो नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। इसीलिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर है तो उसके केस में जो वेवलेंथ होगी उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक अगर पार्टिकल है तो उसके केस में जो वेवलेंथ होगी उसको हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसीलिए जो डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल कौन से पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, क्योंकि ये पार्टिकल छोटे होते हैं, इनका मास कम होता है, इसीलिए इन पार्टिकल्स की जो के साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी वो हाई होगी, ऑब्जर्व करने जितनी होगी। लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ये वेवलेंथ बहुत ही कम होगी, उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इसीलिए डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स।